This is part 2 of Unit First Sources and Approaches Spectrum. So आज हम बात करने वाले हैं पब्लिश्ड आर्काइव्स के बारे में, प्राइवेट आर्काइव्स के बारे में, फॉरेन रिपोजिटरीज़ के बारे में भी हम बात करेंगे और उसके अलावा हम बायोग्राफीज़, मेमोरीज़ एंड ट्रेवल अकाउंट्स के बारे में बात करेंगे। टोटल ये पार्ट 2 है और एक और आएगा इस पर वीडियो पार्ट 3। और आपका जो यूनिट फर्स्ट है स्पेक्ट्रम का सोर्सेज एंड अप्रोचेस वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। तो आज हम पढ़ने वाले हैं सबसे पहले पब्लिश्ड आर्काइव्स के बारे में। तो सबसे पहले जो चीज़ें हैं, अगर आपको पब्लिश्ड आर्काइव्स में पढ़ना है तो जो पार्लियामेंट्री पेपर्स होते थे उस समय जो पब्लिश्ड किए जाते थे उसमें जो रिकॉर्ड्स हैं वो ईस्ट इंडिया कंपनी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दोनों के ही रिकॉर्ड्स इसमें शामिल हैं, जो कि क्राउन के अंडर रहा करते थे। अब इस पार्लियामेंट्री जो पेपर पब्लिश होते थे उसको पब्लिश करने में भी एक पार्लियामेंट की सेलेक्टेड कमेटी होती थी, जो कि कुछ बहुत ही इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट पे ही जो है रिपोर्ट पब्लिश करती थी। अब वो कौन से इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स थे? पहला तो एजुकेशन, सिविल रिफॉर्म्स, फेमाइन एंड पार्लियामेंट्री डिबेट, जो कि इंडियन एम्पायर पे होते थे, वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब इनकी जो प्रोसीडिंग्स होती थी, मतलब जो सुनवाई होती थी इंडियन या प्रोविंशियल लेजिस्लेचर पे, वो सारी जो प्रोसीडिंग होती थी वो वीकली गजेट्स में जो है वो पब्लिश कर दी जाती थी, वो सेंट्रल या प्रोविंशियल गवर्नमेंट के द्वारा। अब जो कलेक्शन होते थे लॉज के या जो रेगुलेशन वगैरह जो है इशू किया जाता था, वो टाइम टू टाइम किया जाता था और वो भी बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट सोर्स मटेरियल था हिस्टोरिकल रिसर्च के लिए। अगर आपको थोड़ा बहुत शोर आवाज़ सुनाई दे रही है उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी, और मैं इसीलिए अपना वीडियो जो है वो इनकम्प्लीट नहीं छोड़ना चाहती हूँ, मैं कंप्लीट करना चाहती हूँ। थोड़ी बहुत आवाज़ें आ रही होंगी उसके लिए मैं माफ़ी। अब हम बात करते हैं प्राइवेट आर्काइव्स के बारे में। तो यहाँ पर जो भी चीज़ें होती थी, मतलब जो पेपर्स होते थे, जो डॉक्यूमेंट्स होते थे बहुत ग्रेट लीडर्स के, जैसे हम बात करते हैं किसी भी इंडिविजुअल के बारे में या कोई एक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, लाइक इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो भी उन्होंने मूवमेंट्स चलाए और लीडर्स के बारे में जो भी इम्पोर्टेंट लीडर्स थे, वो आपको ये सारे रिकॉर्ड्स जो हैं एक ही जगह पे मिल जाएंगे और उस जगह का नाम है नेहरू मेमोरियल म्यूज़ियम एंड लाइब्रेरी इन न्यू दिल्ली। ओके, तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट है। और अगर हम बात करते हैं जो इकोनॉमिक चेंजेस के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ पर बैंक्स जो हैं, बिजनेसेस हाउसेस हैं या चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, मतलब जितने भी बिजनेस से रिलेटेड हैं, जितने भी मनी से रिलेटेड हैं, तो वो भी एक बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीमली वो सारी चीज़ें भी यूज़फुल हैं। अब हम जब बात करते हैं फॉरेन रिपोजिटरीज़ की, तो भारत में बहुत सारी यूरोपियन कंपनीज़ जो थीं उन्होंने भारत पर जो है पहले ट्रेडिंग करने आई और फिर उसके बाद जो है उन्होंने पॉलिटिकल पावर इस्टेब्लिश किया इंडिया में। उनमें से सबसे इम्पोर्टेंट जो थी वो इंग्लैंड थी, कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी। तो सबसे पहले हम उसी कंपनी के बारे में बात करेंगे, क्योंकि उसने जब भारत में शासन किया तो उन्होंने रिकॉर्ड्स भी सारे रखे कि हमने क्या क्या काम किया, क्या क्या नहीं काम किया, और वो सारे ब्यौरा जो है उन्होंने दिया था। और जैसे कि मैंने पहले ही वीडियो में बताया था, शुरुआत में ही बताया था कि उन्होंने जब वो भारत आए 1608 में, तो 1857 तक उन्होंने सारा जो है वो ट्रेडिंग का ही ब्यौरा दिया था भारत में, कि उन्होंने किस तरीके से ट्रेड किया, क्या चीज़ें थी। तो दो चीज़ें जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं जब हम बात करते हैं कि इनके रिकॉर्ड्स में। तो सबसे पहला जो है इंग्लैंड का एक एरिया है लंदन, वहाँ पर जो है इंडियन ऑफिस रिकॉर्ड्स है, और दूसरा जो है वो ब्रिटिश म्यूज़ियम है। अब इंडियन ऑफिस रिकॉर्ड है, उसमें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जिनके नाम इस तरीके से हैं, जैसे मिनट्स ऑफ द कोर्ट ऑफ द डायरेक्टर्स एंड जनरल कोर्ट ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ कमिश्नर फॉर द अफेयर्स ऑफ इंडिया। मतलब इंडिया के जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपको मिलेंगे तो इस तरीके के नामों से आपको मिल जाएंगे, और जो भी इन्होंने काम किया है, जो भी बोर्ड ऑफ कंट्रोल के जो भी काम थे, किस तरीके से उन्होंने कंप्लीट
किया, है ना। हम एक्ट्स में पढ़े हैं, पिट्स इंडिया एक्ट में, कि यहाँ पर डुअल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आई थी, जहाँ पर बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है वो पूरा जो है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट संभाल रही थी, एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो है वो कंपनी संभाल रही थी। तो उनके डॉक्यूमेंट्स जो हैं आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, उनके कामों जो है उन्होंने जो काम किए हैं वो सब यहाँ पर। अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं जो रिकॉर्ड्स हैं सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंड द इंडियन काउंसिल, आपने देखा था ना सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जब रिवोल्ट ऑफ 1857 हुआ था, तो ब्रिटिश क्राउन ने ये बात कही थी कि ब्रिटिश कैबिनेट से ही जो एक मेंबर होगा वही सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होगा। और यहाँ पर क्या हुआ था कि जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे, अब उनको एक एडिशनल टाइटल मिल गया था वॉइस रॉय ऑफ इंडिया, एंड लॉर्ड कैनिंग जो है वो पहले वॉइस रॉय भी बने थे। तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट याद रखना बहुत हाईएस्ट पोस्ट रखता था उस समय, वॉइस रॉय के ऊपर था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, ठीक है। अब हम ब्रिटिश म्यूज़ियम की बात करते हैं, जो कि इसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड्स हैं। अब इसमें जो रिकॉर्ड्स हैं ब्रिटिश वॉइस रॉयज़ के हैं, सेक्रेटरीज़ के हैं जो कि स्टेट्स के रहे हैं, हाई रैंक्ड सिविल और मिलिट्री ऑफिशियल्स के रहे हैं जो कि इंडिया में उस समय पोस्ट किए गए थे। अब मिशनरीज़, जो क्रिश्चियन मिशनरीज़ थी, भारत में क्रिश्चियनिटी जो है स्प्रेड करने के लिए आई थी, तो उन्होंने एक क्रिश्चियन मिशनरी सोसाइटी ऑफ लंदन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट वहाँ पर सोर्सेस रिकॉर्ड्स मिलेंगे, जहाँ पर उन्हें एजुकेशनल एंड सोशल डेवलपमेंट के बारे में बात की है, जो प्री इंडिपेंडेंट इंडिया था, मतलब इंडिपेंड जब नहीं हुआ था, भारत जब आज़ाद नहीं हुआ था। फिर यहाँ पर आर्काइव्स जो नेस्ले है पेरिस एंड द आर्काइव्स ऑफ द फ्रेंच मिनिस्ट्रीज ऑफ फॉरेन अफेयर्स, कॉलोनीज एंड वॉर, इन सब के जो रिकॉर्ड्स हैं, आपको इससे क्या पता चलेगा, जो फ्रेंच पोजेशंस थे इंडिया में जब फ्रेंच ने कब्जा किया था, उसके साथ ही साथ आपको सोशल पॉलिटिकल कंडीशन के बारे में भी पता चलेगी, जिन जिन रीजन्स में जो है फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना अधिकार जमाया था। फिर जब हम बात करते हैं डच ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में भी हमने बात की थी, और डेनिस ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में भी बात की थी। तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी के जो रिकॉर्ड्स हैं वो हेग हेग जो है वो नीदरलैंड में है, और उसके साथ इसका जो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है इसको बोलते हैं हिसोर कैफ, ओके, यहाँ पर आपको मिल जाएगा। डेनिश का कोपेनहेगन एंड पोर्टुगीज़ का जो है वो लिस्बन में मिलेगा। अब पाकिस्तान में भी बहुत सारे रिकॉर्ड्स आपको मिल जाएंगे, जो वेस्ट पाकिस्तान रिकॉर्ड ऑफिस है जो कि लाहौर में है, और एक है रिकॉर्ड ऑफिस जो कि पेशावर में और सिंध में। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन किस चीज़ का देते हैं, जो रीजनल हिस्ट्री है भारत की, ठीक है। और उसके साथ ही साथ इंडिया की जो उनकी अदर नेबरिंग कंट्रीज़ हैं उनके रिलेशन के बारे में बात करते हैं, जब वो इरा था, कॉलोनियल इरा था, अफ़गानिस्तान, ईरान, इन सब के रिलेशन किस तरीके से थे इंडिया के साथ, ये सारी चीज़ें आपको इन्फॉर्मेशन जो है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको वेस्ट पाकिस्तान रिकॉर्ड ऑफिस जो कि लाहौर में है, और एक रिकॉर्ड ऑफिस है जो कि पेशावर और सिंध में है, तो वहाँ से आपको सारी इन्फॉर्मेशन इससे रिलेटेड मिल जाएंगी। अब हमने यहाँ पर जो बायोग्राफीज़ के बारे में, मेमोरीज़ के बारे में और ट्रेवल अकाउंट्स के बारे में बात करनी है। बहुत सारे जो फॉरेनर्स थे वो भारत में आए और उन्होंने अपने विचार लिखे भारत के बारे में, वहाँ की सोशो इकोनॉमिक कंडीशन कैसी थी, वहाँ की सोशो रिलीजियस लाइफ कैसी हुआ करती थी इंडियंस की, वो सारी चीज़ें इन्होंने लिखी थी। इनमें से सबसे इम्पॉर्टेंट जो नाम था उनका नाम था बिशप हैबर्स। इन्होंने जर्नल्स बहुत सारे प्रकाशित किए, और एबे डोबिस जिन्होंने हिंदू मैनर्स एंड कस्टम के बारे में बात की। अब ये क्यों इम्पॉर्टेंट है, ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि भारत की जो सोशो इकोनॉमिक लाइफ थी वो सारी चीज़ें बताती है, और उसके साथ ही साथ ये भी बताती है कि किस तरीके से जो इंडियन पावर्स है वो डिक्लाइन हो गई, और जो ब्रिटिश है वो जो है एक पॉलिटिकल पावर बन गया, कैसे बन गया, ये सारी चीज़ें जो है वो सब इनके हिंदू मैनर्स एंड कस्टम जो है ये इनकी बुक है, और इसमें आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। फिर बहुत ही फेमस ब्रिटिश ट्रैवलर्स भी हुए हैं। सबसे पहले हैं जॉर्ज फ्रॉस्टर, बेंजामिन हेयने एंड जेम्स बुर्नीज़ हैं, जिन्होंने नरेटिव ऑफ अ विजिट टू द कोर्ट ऑफ शिंदे एंड अलेक्जेंडर बुर्नीज़ जो थे, इन्होंने ट्रेवल्स इनटू पोखरा एंड सी डेविडसन ने डायरी ऑफ द ट्रेवल्स एंड एडवेंचर्स इन अपर इंडिया।
जॉन बटलर भी थे। जॉन बटलर ने ट्रेवल्स एंड एडवेंचर्स इन दी प्रोविंस ऑफ असम। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट बुक्स हैं इन्होंने लिखी, अपने पॉइंट ऑफ व्यू साझा किए कि किस तरीके की से कंडीशंस थी उस समय भारतीयों। कुछ इसमें से जो नॉन ब्रिटिश ट्रैवलर्स थे, जैसे अगर हम बात करते हैं विक्टर चैक्यूमाउंट, जिन्होंने ट्रेवल्स फ्रॉम इंडिया डिस्क्राइबिंग अ जर्नी इन द ब्रिटिश डोमिनेंस ऑफ इंडिया, तिब्बत एंड लाहौर एंड कश्मीर। ठीक है, वो सारी चीज़ें इन्होंने बताई हैं। और ये जो ड्यूरेशन है टाइम का, इन्होंने 1828 से लेकर 1831 तक जो जो भी कंडीशन थी वो सारी कंडीशंस जो हैं इन्होंने अपने एक लेटर है जो प्रकाशित उन्होंने किया था, उसमें सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। ये एक बुक है वैसे, ये नाम है इसका, लेटर्स फ्रॉम इंडिया डिस्क्राइबिंग अ जर्नी इन द ब्रिटिश डोमिनेंस ऑफ इंडिया, तिब्बत, लाहौर एंड कश्मीर। फिर बैरन चार्ल्स थे। बैरन चार्ल्स ने ट्रेवल्स इन कश्मीर एंड द पंजाब। इन्होंने ट्रेवल अकाउंट, ये है इनका, जो कि यात्रा वृत्तांत कहते हैं हिंदी में, वो इन्होंने लिखा है। और विलियम मोरक्रैफ्ट है एक, इनका भी नाम है। ये भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट नॉन ब्रिटिश ट्रैवलर्स थे। इनका भी रोल बहुत ही इम्पॉर्टेंट था। अब ये सारे चीज़ों मैं क्यों बता रही हूँ, ये इसलिए बता रही हूँ कि इनका एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल था मॉडर्न इंडिया की हिस्ट्री को कंस्ट्रक्ट करने में, बनाने में। इसलिए इनको पढ़ना और इनकी इम्पॉर्टेंट बुक्स को पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और अगले वाले वीडियो में हम और भी कई आर्काइव्स के बारे में पढ़ेंगे। और ये जो आने वाला अगला वीडियो है वो पार्ट 3 होगा। और यूनिट फर्स्ट जो है, सोर्सेस एंड अप्रोचेस, वो कंप्लीट हो जाएगी। सो आज के लिए सिर्फ इतना ही है, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू।